हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन में आज हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं और इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है? अगर कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव इन तीनों ही कंडीशन को फॉलो करता है तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ रिलेशन आर is said to be equivalence relation if it is reflexive, that is reflexive का मतलब क्या होता है? A, A belongs to R where A belongs to A। दूसरा क्या फॉलो करता है? सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक दैट इज A, B belongs to R and B, A belongs to R for all A, B belongs to A। एंड थर्ड है ट्रांसिटिव रिलेशन। A, B belongs to R and B, C belongs to R, then this implies A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A। तो डेफिनेशन क्या होगी? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब अगर एलिमेंट डबलेट के फॉर्म में, यानी एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पर ए क्या है? ए एलिमेंट है सेट ए के। सिमेट्रिक क्या है? अगर कोई रिलेशन ए, बी है तो उसमें बी, ए भी अगर एलिमेंट मिलता है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, जहां पर ए और बी क्या है? सेट ए के एलिमेंट हैं। फिर ट्रांसिटिव भी होना चाहिए। अगर ए, बी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर को बिलोंग करता है और बी, सी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर को बिलोंग करे तो अगर ए, सी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिव रिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पर ए, बी, सी क्या है? ए, बी, सी सेट ए के एलिमेंट हैं। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब क्या है? कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा। अब हम देख लेते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं। इक्विवेलेंस क्लास इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे पास एक सेट ए पर कोई रिलेशन आर डिफाइंड है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सेट ए के एलिमेंट्स को रिलेशन आर के बेसिस पर कुछ डिसजॉइंट सेट में ब्रेक कर देते हैं। इन डिसजॉइंट सेट को इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक रिलेशन आर है जो कि सेट ए पर डिफाइंड है तो सेट ए में अगर कुछ एलिमेंट हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, एग्जांपल के लिए 1, 2, 3, 4
तो इनसे क्या बना सकते हैं, कोई डिसजॉइंट सेट A1, जैसे A1 में 1 3 आ गया है और A2 2 4 आ गया। ये डिसजॉइंट सेट इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। इन्हीं डिसजॉइंट सेट को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हैं। अब ये डिसजॉइंट सेट का मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। अगर सभी डिसजॉइंट सेट का यूनियन कर दिया जाए तो यूनियन सेट ए के इक्वल हो जाना चाहिए, यानी जो ओरिजिनल सेट है उस सेट के इक्वल हो जाना चाहिए। सेट A1 के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और सेट A2 के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A1 इज रिलेटेड टू ईच अदर। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A1 इज रिलेटेड टू ईच अदर। यानी अगर A1 के एलिमेंट है तो वो A1 के एलिमेंट से ही रिलेटेड रहेंगे, और अगर A2 के एलिमेंट है तो वो A2 के एलिमेंट से ही रिलेटेड रहेंगे। लेकिन A1 के एलिमेंट A2 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे तो क्या बोल सकते हैं, नो एलिमेंट ऑफ A1, नो एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ A2, एलिमेंट ऑफ A2। यानी एलिमेंट अगर A1 के हैं तो A1 के एलिमेंट जैसे 1 3 से रिलेटेड हो जाएगा, 3 1 से रिलेटेड होगा, लेकिन 1 2 से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो यही लिखा है, नो एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ A2, यानी A1 के एलिमेंट A2 से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं उनके एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। यूनियन तो बता ही दिया, यूनियन किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ओरिजिनल जो सेट होता है एक इक्वल हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लासेस 2 बन सकती हैं, 3 बन सकती है, ये डिपेंड करता है सेट पर। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लेट R बी एन इक्विवेलेंस relation on A and let A belongs to capital A, then the set of all those elements of A which are related to A is called equivalence class determined by A and denoted by A। स्क्वायर ब्रैकेट में इसको दिखाते हैं, यानी ए एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन हो रहा है तो इसको किससे डिटरमाइन करते हैं, ए से, और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ए से डिनोट करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी बिलोंग्स टू ए रिलेटेड होगा बी से, और बी कहाँ का एलिमेंट होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा। ये इक्विवेलेंस रिलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया, तो क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट कर सकते हैं जो कि एलिमेंट ए के थ्रू डिटरमाइंड है। अब यहाँ पर जितने भी क्लासेस बनेंगी, मान लो A1 और A2 ये 2 क्लासेस बनती है, तो ये दोनों ही इक्विवेलेंस क्लासेस डिसजॉइंट क्लासेस होंगे। A1 एंड A2 आर 2 डिसजॉइंट क्लासेस, 2 डिसजॉइंट क्लासेस। मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और इनका यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा, सेट ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं उनका यूनियन क्या हो जाएगा, A1 यूनियन A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। यानी जितनी भी क्लासेस बनती है अगर उनका यूनियन कर दिया जाए तो वो किसके, ओरिजिनल सेट के इक्वल हो जाता है।
अब A1 के एलिमेंट बता चुके हैं कि A1 के एलिमेंट A1 के एलिमेंट से ही रिलेटेड होते हैं और A2 के एलिमेंट A2 के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन नो एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ A2। A1 के एलिमेंट A2 से रिलेटेड नहीं होते हैं। अगर डिसजॉइंट क्लास A1 की बात करें तो यहाँ पर एलिमेंट इसी सेट से रिलेटेड होंगे, और अगर बात इक्विवेलेंस क्लास A2 की कर रहे हैं तो इसके एलिमेंट सिर्फ इसी से रिलेटेड होंगे। तो ये है इक्विवेलेंस क्लासेस। हम लोग इस तरीके से इक्विवेलेंस क्लासेस को समझ सकते हैं। अब हम लोग रिलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है लेट टी बी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय आर इक्वल टू T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर 1। क्वेश्चन है हमारे पास टी सेट है कुछ ट्राइंगल का एक प्लेन में और T1 T2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो दिखाना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है। तो चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिविटी, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक ट्राइंगल सेट टी को बिलोंग करता है, स्मॉल टी के, टी इज आर्बिट्रेरी ट्राइंगल। तो कंडीशन दे रखा है T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या बोल सकते हैं, देन टी इज कॉन्ग्रुएंट टू टी। तो हम क्या बोल सकते हैं, टी कॉमा टी बिलोंग्स टू, और कैसे हो गया, एक ट्राइंगल टी उसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ये हमारे पास कुछ ट्राइंगल है एक प्लेन में, तो ये कुछ ट्राइंगल है जो कि एक प्लेन में है, उसमें से एक अगर इस ट्राइंगल के टी की बात करें तो ये ट्राइंगल अपने ही ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो यही लिखा है टी इज कॉन्ग्रुएंट टू टी, यानी टी कॉमा टी बिलोंग टू आर, यानी इस आर में ये टी बिलोंग करेगा। तो क्या बोल सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक, अब सिमेट्री के कंडीशन देख लेते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक, T1 T2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। अगर T1 और T2 आर रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो वहां से क्या बोल सकते हैं, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। यही बोला है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 अगर रिलेशन आर को बिलोंग करता है। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर ट्राइंगल T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग उसको ये भी तो लिख सकते हैं कि ट्राइंगल T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो इससे क्या बोल सकते हैं, इससे बोल सकते हैं कि T2 बिलोंग, T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू आर, यानी T2 और T1 रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं, आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं ट्रांसिटिव के लिए। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं ट्रांसिटिव के लिए। तो ट्रांसिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांसिटिव इसमें क्या है, अगर यहां पर एज्यूम कर लेते हैं लेट T1 कॉमा T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू सेट T। तो अगर T1 कॉमा T2 रिलेशन R को बिलोंग कर रहे हैं एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन R फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंग्स टू T। यहाँ पर T1 T2 T3 के हैं, एक ट्राइंगल के एलिमेंट्स हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इससे क्या पता चल रहा है, इस कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, और इस कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3।
यही तो बोला है T1 और T2 अगर R के एलिमेंट है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T2 के। तो इस तरीके से अगर T1 T2 है तो क्या बोल सकते हैं, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर T2 और T3 रिलेशन R को बिलोंग करते हैं तो क्या बोल सकते हैं, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या दोनों को कंडीशन मिला के क्या बोल सकते हैं, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे एक ट्राइंगल ये T1, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट। और अगर एक तीसरा ट्राइंगल है जो कि T3 के कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे। वही लिखा है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो क्या बोल सकते हैं, यानी T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। तो क्या बोल सकते हैं, R इज ट्रांसिटिव। R क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो गया। तो आप क्या बोल सकते हैं, ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों ही है। तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, so R is equivalence relation, वैलेंस रिलेशन। R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, लेट L बी सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड R बी रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इक्वल टू L1 कॉमा L2 सच दैट L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, दिखा देते हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं तो रिफ्लेक्सिव में क्या क्या गिवन है हमारे पास, L इज सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन और रिलेशन क्या है, R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ऐसा रिलेशन गिवन है। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्मॉल एल बिलोंग टू एल। यहाँ पर स्मॉल एल लाइन है किसी सेट एल के लिए। तो कोई भी लाइन, अगर एक इंडिविजुअल लाइन की बात कीजिए, जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, तो ये लाइन इससे अपनी ही लाइन, यानी इस एल, ये लाइन ये दूसरी एल लाइन के क्या परपेंडिकुलर होगी या पैरेलल होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर तो नहीं होगी, क्या होगी, पैरेलल होगी। तो क्या बोल सकते हैं, एनी लाइन L is not perpendicular itself, यानी कोई भी लाइन अपने ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो क्या बोल सकते हैं, L कॉमा L इज नॉट बिलोंग्स टू R। L कॉमा L इज नॉट बिलोंग्स टू R, तो यानी R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर सिमेट्रिक देख लेते हैं, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है। सिमेट्रिक एज्यूम कर लेते हैं कि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू L। एक सेट, लाइन का एक सेट है जिसमें लाइन L1 और L2 है और इस पर एक सेट डिफाइंड है L1 L2, यानी L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, यानी L1 और L2 रिलेशन R को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्या रिलेशन इस केस में, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो हम लोग इसको L2 परपेंडिकुलर टू L1 नहीं बोल सकते हैं। कैसे, अगर ये लाइन हमारे पास L1 है और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन L2 है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं इस लाइन पर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। तो यानी क्या बोल सकते हैं, L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। तो इससे क्या पता चल गया कि R इज
सिमेट्रिक, आर क्या हो गया, सिमेट्रिक है। L1 और L2 क्या है, L1 L2 किसको बिलोंग करते हैं, L को। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन क्या दिखानी है, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव भी नहीं है, तो ट्रांसिटिव के लिए चेक कर लेते हैं, ट्रांसिटिव। तो लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L, L1 L2 और L3 क्या है, सेट L के एलिमेंट हैं। तो अगर L1 बिलोंग्स टू, सॉरी, तो अगर L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R है एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R हो, तो इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, L1 और L2 क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो देखते हैं, तीन लाइन यहाँ पर हैं, एक L1 हो गया ये, और इस पर एक लाइन L2 परपेंडिकुलर हो गई, फिर इस L2 लाइन पर एक L3 लाइन परपेंडिकुलर है, L3 लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या दिख रहा है, L1 और L3 क्या है, पैरेलल लाइंस हो गई हैं, तो यानी L1 इज पैरेलल टू L2, यानी L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, यानी L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो क्या होगा, L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा, तो R इज नॉट ट्रांसिटिव, तो R क्या होगा, ट्रांसिटिव नहीं होगा, ये हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक सेट दिया था L जो कि लाइंस का एक सेट था, तो ये हो गया, और एक रिलेशन L1 L2 इस तरीके से डिफाइंड था कि L1 L2 पर परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट केस में जब रिफ्लेक्सिव था तो कोई भी लाइन अपनी ही लाइन के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, वो क्या होगी, पैरेलल होगी, तो L बिलोंग इज नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, सिमेट्रिक थी, अगर L1 L2 बिलोंग्स टू L है, तो क्या यहाँ से कंडीशन है, L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर है, तो L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R हो जाएगा, और यहाँ से क्या कंडीशन हो गई, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि L2 किसके परपेंडिकुलर है, L1 के, तो हम इसको स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, यानी R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। फिर ट्रांसिटिव केस में क्या है, L1 L2 L3 तीन लाइंस हैं जो कि सेट L के एलिमेंट हैं, तो अगर L1 L2 रिलेशन R को बिलोंग करते हैं और L2 L3 रिलेशन R को बिलोंग करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, L1 परपेंडिकुलर टू L2 इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, अगर रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब इन लाइंस को हम देखेंगे, यहाँ पर L1 किसके परपेंडिकुलर है, L2 के, लेकिन और L2 किसके परपेंडिकुलर है, L1 के, L3 के, सॉरी, तो यहाँ से L1 और L3 में क्या रिलेशन दिख रहा है, L1 और L3 क्या है, L1 और L3 पैरेलल लाइन है, तो यानी क्या बोल सकते हैं, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो L1 और L3 किसको बिलोंग नहीं करेंगे, रिलेशन R को बिलोंग नहीं करेंगे, तो क्या बोल सकते हैं, R इज नॉट ट्रांसिटिव। अब हमारे पास क्वेश्चन है, सो दैट रिलेशन R इन द सेट A इक्वल टू 1 2 3 गिवन बाय R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव, but neither symmetric nor transitive। सेट ए गिवन है हमारे पास 1 2 और ये 3, और रिलेशन आर हमें डिफाइंड है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, तो हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव है, तो चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, ए कॉमा
ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें क्या है, 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर है, सो आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यही तो कंडीशन होती है क्या, ए कॉमा ए, यानी एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे 1 1 से रिलेटेड हो, 2 से 2 से रिलेटेड हो और 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब नाइदर सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या गिवन है, सिमेट्रिक के लिए अगर हमारे पास एक ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करता है और बी कॉमा ए आर रिलेशन को बिलोंग करे, तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक बोलते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं 1 2, तो 1 और 2 तो रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं, बट 2 कॉमा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, आर इज नॉट आ सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 कॉमा 2 बिलोंग तो आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 कॉमा 1 वाला ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, तो ये रिलेशन नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर तीसरा है ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। तो ट्रांसिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। ट्रांसिटिव के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसिटिव के लिए अगर हमारे पास ए कॉमा बी आर रिलेशन को बिलोंग करे और एंड बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग करता है, तो उस रिलेशन में ए कॉमा सी होना चाहिए। तो देखते हैं, इन दोनों पेयर में देखते हैं, 1 कॉमा 2 रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है और क्या है 2 कॉमा 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मगर कहीं भी 1 कॉमा 3 इस रिलेशन में हमको नहीं दिख रहा है, यानी 1 कॉमा 3 इस रिलेशन में कहीं भी बिलोंग नहीं कर रहा है। 1 कॉमा 3 कहीं भी नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। तो आर ट्रांसिटिव नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन में दिखाना था कि रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, डबलेट के फॉर्म में होना चाहिए या एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर वो सारे पेयर मिल गए ऐसे जिसमें एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। लेकिन सिमेट्रिक में अगर 1 कॉमा 2 दिया या ए कॉमा बी दिया, तो बी कॉमा ए टाइप का भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 कॉमा 2 तो है इस रिलेशन में, 1 कॉमा 2, लेकिन 2 कॉमा 1 वाला कहीं ऑर्डर पेयर नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे, आर सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांसिटिव में अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो ए और सी वाला एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 और 2 तो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, 2 और 3 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन 1 और 3 वाला कोई भी ऐसा यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे, ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट 2 divides a minus b, 2 divides a minus b is an equivalence relation। यानी आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने की कंडीशंस क्या है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव हो। रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो लेट ए बिलोंग्स टू जेड, ए एक इंटीजर वैल्यू है जो कि जेड सेट का एलिमेंट है। तो ए कॉमा ए क्या बोल सकते हैं, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि ए माइनस ए इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल है। तो क्या बोल सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और ये क्या, ए क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड।
अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड के पार्ट हैं, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ए माइनस बी इक्वल टू 2k, क्या है, डिविजिबल बाई 2 है, तो 2k डिविजिबल बाई 2। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर, माइनस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये कितना आ जाएगा, -2k हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर हो गया, ये भी तो डिविजिबल बाई 2 होगा, डिविजिबल बाई 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए, और b माइनस ए क्या है, -2k की इक्वल है, जो कि निगेटिव इंटीजर को शो कर रहा है, डिविजिबल बाई 2। तो क्या बोल सकते हैं, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a comma b belongs to z and k is an integer। तो अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग a माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या है, 2 का मल्टीपल होगा, यही तो होगा। तो हम अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये इंटीजर अगर पॉजिटिव था, कैसा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, लेकिन ये डिविजिबल तो अब भी 2 से ही होगा ना। तो अगर ये माइनस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस का हो जाएगा, बी प्लस का हो जाएगा, तो बी माइनस ए, तो अब ये कैसा होगा, निगेटिव इंटीजर हो गया। तो ये क्या होगा, बी माइनस ए बी क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो ये रिलेशन किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड, और वेयर के क्या है, के इंटीजर वैल्यू है, तो आर इज सिमेट्रिक, आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांसिटिविटी चेक कर लेते हैं, ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो इसके लिए अगर हमारे पास लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 2p, 2 का है तो कोई मल्टीपल होगा क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है इसके अकॉर्डिंग, एंड b माइनस सी इक्वल टू 2q हो जाएगा, क्योंकि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो b माइनस सी क्या होगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2p प्लस 2q, कितना आ गया, 2p प्लस q, और यहाँ पर कितना आ गया, a माइनस सी। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये 2 का मल्टीपल बन गया, इज डिविजिबल बाई 2, यानी a माइनस सी डिविजिबल बाई 2 है, तो क्या बोल सकते हैं, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ पर p क्या है, p q आर इंटीजर, p और q क्या है, आर इंटीजर, तो क्या बोल सकते हैं, आर इज ट्रांसिटिव भी है, आर क्या है, आर ट्रांसिटिव भी है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 आर इज
रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, हैंस। तो क्या बोल सकते हैं? हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या हो जाएगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट ए ले लिया जो कि सेट जेड को बिलोंग करता है। तो ए कॉमा ए रिलेशन आर को बिलोंग करेगा अगर ए माइनस ए इक्वल टू 0 है जो कि 2 से डिविजिबल है। तो क्या बोल सकते हैं? आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी तरीके से सिमेट्रिक में हमने ए और बी दो एलिमेंट है जो कि सेट जेड को बिलोंग करते हैं। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा। तो क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी 2 से डिविजिबल है यानी 2 का मल्टीपल होगा। तो हमने लिख दिया डिविजिबल बाई 2। तो अगर इसमें अगर ये पॉजिटिव इंटीजर को माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसा इंटीजर हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर होगा। लेकिन अभी भी तो डिविजिबल 2 से ही होगा ना। तो ये अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं बी माइनस ए इक्वल टू -2 के डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। और बी माइनस ए अगर 2 से डिविजिबल है तो बी माइनस ए किसको बिलोंग करेगा? आर को। तो यानी आर क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब ट्रांसिटिव के लिए एम बी सी 3 एलिमेंट है जो सेट जेड को बिलोंग करते हैं। तो अगर ए बी पेयर आर रिलेशन को बिलोंग करे और बी सी पेयर रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी 2 से डिवाइडेड है तो इसको 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं। और बी माइनस सी 2 से डिवाइड हो सकता है तो बी माइनस सी को 2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों ही स्टेटमेंट को ऐड कर दें, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2p प्लस 2q। 2 कॉमन निकाले, p प्लस q हो जाएगा। अब ये क्या है? 2 का मल्टीपल डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या है? b से b कैंसिल, a माइनस सी हो गया। तो a माइनस सी अगर 2 से डिविजिबल है तो क्या लिख सकते हैं? a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी क्या हो जाएंगे? जेड के एलिमेंट हो गया। और पी क्यू क्या है? इंटीजर वैल्यूज हैं। तो आर क्या हो जाएगा? ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बोथ ए एंड बी आइदर ऑड और इवन सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर उसमें एक और पार्ट है, फर्दर सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 are related to each other and all the elements of the subset 2 4 6 are related to each other but no element of the subset 1 3 5 7 is related to any element of the subset 2 4 6। दो क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले में इसे दिखाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम इस रिलेशन को डिफाइन लिख के देख लेते हैं क्या आ रहा है। 1 1 आएगा, 2 2 क्योंकि दोनों एलिमेंट या तो ऑड होंगे तो इवन। तो यहाँ पर दोनों ऑड है, यहाँ पर इवन है। फिर यहाँ पर दोनों ऑड है, इवन ऑड इवन ऑड। अब फिर ऑड के लिए देखें तो 1 और 3 का एक पेयर बन सकता है, 1 और 5 का पेयर बन सकता है, 1 और 7 का एक पेयर बन सकता है। तो ये भी ऑड है। और ऑड के क्या बन सकते हैं? 3 और 1 का एक पेयर बन सकता है। 3 और 3 का पेयर हो चुका है। 3 और 5 का एक पेयर बना सकते हैं यहाँ पर। और 3 और 7 का एक पेयर बन सकता है, दोनों ही ऑड हैं। और क्या बना सकते हैं? फिर 5 और 1 का एक पेयर बना सकते हैं। 5 और 3 का एक पेयर बना सकते हैं। 5 और 5 का पेयर यहाँ पर हो गया है। 5 और 7 का एक पेयर बन जाएगा। फिर ऑड में और क्या पेयर बना सकते हैं? 7 का 1 से बना सकते हैं एक पेयर, 7 का 3 से बना सकते हैं एक पेयर, और 7 का 5 से, 7 का 7 से एक पेयर बन चुका है। तो ये सारे ऑड के लिए बना दिए। बोला क्या था? ये तो दोनों ऑड होंगे या फिर इवन होंगे। तो इवन के लिए बना लेते हैं। तो 1 1 के लिए तो हो गया 2 2, तो 2 2 हो गया है। तो 2 4 दोनों इवन है। 2 6 ये भी दोनों इवन है। फिर 2 का हो गया 3 3 इवन है नहीं, 4 इवन है। तो 4 2 इवन हो जाएगा। 4 4 हो गया, 4 6 इवन हो जाएगा। फिर 6
2 इवन हो जाएंगे, 6 4 इवन हो जाएगा, 6 और 6 हो गया है। फिर 6 के बाद तो कोई इवन नंबर आएगा नहीं, तो इतने ऑर्डर पेयर यहाँ पर आर के बन जाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर को। ए बिलोंग्स टू आर बोथ, क्या लिख सकते हैं, बोथ ए एंड बी आइदर ऑड और इवन, ये हो जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसमें देखें, ये पेयर देख लें क्या है, रिफ्लेक्सिव में ए होना चाहिए ना, तो ये सारे पेयर देखो क्या है, ये ऑड है, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड। तो यहाँ पर इवन और ऑड दोनों पेयर हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ए बी अगर रिलेशन आर को बिलोंग करता है तो बोथ ए एंड बी आर आइदर इवन, या तो इवन होंगे, आइदर इवन और ऑड, या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। तो अगर हम बी कॉमा ए लिख दें तो लिख सकते हैं बी कॉमा ए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, तो ऑड होंगे या तो इवन होंगे, ऑड और इवन। तो क्या बोल सकते हैं, जैसे अब ये कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर देख ले, ये एलिमेंट है जैसे 1 3, तो 3 1 होगा, 1 5 5 1 होगा, फिर 1 5 1 7 7 1 हो जाएगा, 3 5 5 3 हो जाएगा, 3 7 7 3 हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, ऑड पेयर हैं, 5 7 7 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी के क्या हैं, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है। तो ए कॉमा बी क्या है, ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट को बिलोंग कर रहे हैं। सो आर क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, आर कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांसिटिविटी की कंडीशन चेक कर लेते हैं, ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव में क्या है, अगर हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, ये एलिमेंट है, तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ये या फिर इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो यहाँ पर इसको हम दो केस में कर सकते हैं। तो अगर केस 1 हो जाएगा, केस 1 में हम कर सकते हैं ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, और तो ए एंड बी आर अगर ऑड हो तो बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर, तो बी एंड सी आर ऑड हो जाएंगे। तो इन दोनों कंडीशन से क्या, अगर ये दोनों ऑड हैं तो क्या बोल सकते हैं, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी, ए एंड सी आर ऑड हो जाएंगे अगर इनको ऑड लेकर के चलेंगे। अब या फिर इनको अगर दूसरा केस क्या बना सकते हैं, इवन के लिए बना सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए एंड बी आर इवन। तो बी कॉमा सी अगर बिलोंग्स टू आर है एंड बी एंड सी आर इवन है, एंड तो यहाँ से ए और सी भी क्या हो जाएंगे, फिर बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों,
ए कॉमा सी, ए एंड सी आर इवन, ए और सी भी क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। तो क्या बोल सकते हैं, आर इज ट्रांसिटिव, आर क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव, आर क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर ए बी इवन और ऑड है और बी सी भी इवन और ऑड है तो ए और सी भी क्या हो जाएगा, इवन और ऑड हो जाएगा। तो केस 1 और केस 2 करने की जरूरत नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे 1 3 है और 3 से स्टार्ट 3 1 है, तो 1 1 क्या है, ये दोनों क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर देखिए ऑड पेयर आ रहा है यहाँ पर। या 1 5 पे 5 1 पे देखिए, 5 1 पे चेक करें तो भी ये ऑड हो जाएगा। इवन के लिए एक चेक कर लेते हैं, 4 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा पेयर क्या है, 2 4, ये 4 2 4 2 4 4 2। तो यहाँ पर अगर इसको उल्टा भी कर दें, इसको पहले करें तो 4 4 भी क्या है, 4 4 भी इवन रहेगा। तो अगर इवन लेंगे तो इवन कंडीशन आएगी और ऑड लेंगे तो ऑड कंडीशन आ जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है सबसेट 1 3 5 7 के एलिमेंट 3 सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे और सबसेट 2 4 6 के एलिमेंट 2 4 6 से ही रिलेटेड होंगे और 1 3 5 7 के एलिमेंट 2 4 6 से रिलेटेड होंगे। तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंस क्लास को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक सेट हम लोग बना सकते हैं A1, ठीक है। ये A1 सेट क्या है, A1 सेट अगर हम किसके लिए डिफाइन करें, 1 के लिए, तो 1 1 से रिलेटेड हो जाएगा, 1 3 से रिलेटेड हो जाएगा, और किससे रिलेटेड होगा, ऑड के लिए देख रहे हैं तो ये 5 से रिलेटेड हो जाएगा, 7 से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेट क्या बन गया, ऑड का एक सेट बन गया। फिर दूसरा सेट क्या बना दे इवन के लिए, तो क्या बोला था, ये तो ऑड हो गए तो इवन हो गए। तो यहाँ पर ये हमने ऑड के लिए एक सेट बना दिया। अब इवन के लिए अगर सेट बनाए तो इवन में क्या क्या आएगा, जब 2 ले रहे हैं तो 2 इवन और ए और बी दोनों इवन होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये भी 2। फिर 2 किससे रिलेटेड हो जाएगा, इवन के लिए 4 से रिलेटेड होगा, 4 2 4 से रिलेटेड हो सकता है। फिर 2 6 से भी रिलेटेड हो सकता है। तो सिर्फ ये एलिमेंट यहाँ पर ए और A1 और A2 में आएंगे। तो इनको बोलते क्या हैं, इनको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। अब इनका अगर देखें, इक्विवेलेंस क्लास क्या बताई थी, इनका इंटरसेक्शन, ये दोनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो यहाँ पर A1 इंटरसेक्शन A2 कितना आ जाएगा, 5 आ रहा है। और अगर यूनियन कर दें, A1 यूनियन A2 करके देखें, तो A1 यूनियन A2 करके देखो तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो सेट एक इक्वल आ जा रहा है। तो ये इससे क्या पता चल रहा है, इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास की कंडीशन क्या होती है कि A1 के एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A1 इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ A1। और अगर एलिमेंट A2 की बात करेंगे तो वो A2 से रिलेटेड हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, सेम फॉर A2 सेट के लिए, एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 7 related to elements of 1 3 5 7 of 2 4 6 related to elements of 2 4 6। तो 2 4 6 के एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड होंगे। बट एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 7 is not related to
एलिमेंट्स ऑफ 2 4 6। तो सेट A1 के एलिमेंट A1 के एलिमेंट से रिलेटेड हो जाएंगे और सेट A2 के एलिमेंट सेट A2 से रिलेटेड हो जाएंगे, लेकिन A1 के एलिमेंट A2 से रिलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं। और इक्विवेलेंस क्लासेस में A1 के एलिमेंट A1 के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं और A2 के एलिमेंट A2 से रिलेटेड होते हैं। और उनका अगर इंटरसेक्शन निकाले तो वो 5 आएगा, अगर यूनियन निकालेंगे तो ओरिजिनल सेट के इक्वल हो जाता है। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के क्वेश्चन है जिसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ।